आपका? 2021 में मेरी शादी हुई थी, अप्रैल में। 2000 उन्होंने क्या किया कि मेरा ऑपरेशन जैसे बच्चे होने का बंद करवा रखा था। शादी के बाद उन्होंने कहा कि ऑपरेशन खुलवाना थी, तो मैंने सोचा इस बंदे ने 2 बच्चों की माँ से शादी की है, चलो मैं इसके लिए अपना ऑपरेशन भी खुलवा देती हूँ। 10th में ही थी तब मेरी शादी हो गई। उन्होंने मेरा वो हाल कर रखा था मार पीट के, आज भी वो है मेरे पास कटिंग अखबार की, जो अखबार में आई थी, जो मेरे को इतना मारा पीटा था। उन्होंने डिसीजन लिया, जिस लड़के से शादी की वो लड़का भी बस ऐसा ही निकला। तो सेकंड मैरिज भी मेरी सक्सेस नहीं रही। देवर थे वो, उसने लो कर रखी थी, वो उसने अपना गेम खेला, सारा केस ऐसे कर दिया। और ना ही तो मुझे लेने आई, बोले कल लेने आ जाएंगे और तेरे बेटे से भी मिला देंगे। मैं इतनी रोई हूँ। सबकी नियति सब अलग अलग होती है। उनकी सोच में ये था कि बस जैसे आदमी के साथ शादी कर दो, ठीक है, कर दिया। देवर जेठ कोई हाथ लगाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जिसके साथ शादी हुई है उसी के साथ तो रहना है। वो थोड़े से मेंटली टाइप के थे जो हस्बैंड थे, थोड़े इतने नहीं थे, थोड़े साइको टाइप के भी थे। जैसे भाई बोलते थे वैसे ही करते थे, थोड़ा सा इस टाइप के थे। उन्होंने बोल दिया मार इसको तो वो मारेगा। 5 साल का था, उसके बाद 7 साल बाद मैंने उसको देखा है। मैं स्कूलों में भी ढूंढने जाती, कौन से स्कूल में करवा रखा है, कहाँ है, ढूंढू उसको। जो सरपंच पंचायत में आया था, जिसने कहा था कि मैं तेरा बाप हूँ, उसके घर में गई। मैं कहा अंकल मुझे मेरे बेटे से मिला दो, प्लीज मिला दो। बेटा वो फिर गए, वो ऐसे हो गए। नहीं, किसी का जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष है, किसी का जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष है। नु कहा कर रहे हैं ए भगवान, मतलब गरीबी दे दिए लेकिन बदनसीबी ना दिए। ये लेख लिखे वहां भाई नु कहा कर सब सौदे तकदीर के रमाए फकीर अली। जो विधाता ने जो तकदीर में लिख रखा है वही मिला कर है। सारी बातें करेंगे। रिंकी बहन जी हमारे साथ में है, उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं के ऊपर आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो बहन जी हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। असल तो भाई सच्चाई तो यह है, मतलब जब आदमी या मतलब कोई भी जो है इस धरती पर जो है उसे टाइम पे आने के बाद ही उसका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा है। तो बहन जी आपका बचपन से लेकर के अब तक की बातें हम करांगे। तो आपका बचपन किस तरह बीता, परिवार में कौन कौन लोग थे, और पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर आप बात करा, बैकग्राउंड की अगर आप बात करो, वो किस तरह कर रहा है? मेरा बचपन, मैं बराही गांव की हूँ, यहाँ बहादुरगढ़ के पास ही है जो। और मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब है घर पे, 5 भाई बहन थे हम। और बचपन मेरा गुरुकुल में बीता है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ही गुरुकुल में डलवा दिया गया था कि भाई वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। तो वहाँ 5 साल में रही हूँ गुरुकुल में। वहाँ से मैं 7th क्लास में आई। मतलब गुरुकुल से आपकी स्टार्टिंग जो पढ़ाई हुई है गुरुकुल में रहे हो? अच्छा, स्टार्टिंग में मेरे को गुरुकुल में ही, मतलब फर्स्ट क्लास में ही मैं गुरुकुल में डलवाए गए थे। तो वहाँ से 5 साल में गुरुकुल में रही हूँ। यहाँ सिद्धिपुर दवा एक गुरुकुल था लड़कियों का, उसमें थी। तो उसके बाद वहाँ नहीं मन लगा, तो घर वाले वहाँ से लेके आ गए थे मुझे। फिर यहाँ 7th क्लास में थी जो मैंने आके बहादुरगढ़ में एडमिशन लिया। और यहाँ पे क्या था कि वहाँ संस्कृत और हिंदी थी बस। और वहाँ पे तो मैं इस लेवल पे चली गई थी कि मैं हवन कर देती थी, सब कुछ कर देती थी, मंत्र संतर सब आते थे मुझे। ठीक है, वो एक बहुत छोटी एज थी उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे सब सिखा दिया था, वेद वेद सब पढ़ते थे हम वहाँ पे। हाँ जी। और एक रूटीन था, डिसिप्लिन था, सुबह 4 बजे उठना, रात को 9-10 बजे तक को पूरा वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता था। तो वहाँ पे पर सिर्फ वो नहीं था जो आज के एडवांस जैसे ये चीजें, मुझे था कि मुझे कुछ और भी सीखना है इनके अलावा भी। तो वहां से मैं आई तो 7th क्लास में यहाँ पे आई थी बहादुरगढ़ में। मैंने गोल्डन वैली स्कूल में एडमिशन लिया था। तो वहाँ मुझे ABC भी नहीं पता था, ABCD क्या होती है, जमा घटा कैसे होते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। तो वैसे सर क्वेश्चन समझाते, मुझे नहीं आता था समझ में। तो प्रिंसिपल के पास लेके जाते, ये बैठी रहती, इसको कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा तुम बताओ, जो चीज तुम बताओगे वो मैं कर लूंगी, सही बात है, मुझे समझाओ। तो बोले सबको समझा रहे ऐसे ही समझाएंगे। तो प्रिंसिपल के पास लेके जाते, प्रिंसिपल बोलते तुम्हें किस लिए सैलरी दे रहे हैं, इस बच्ची को चलाओ। तो वहाँ भी गुरु जो वे टीचर थे उन्होंने मेरे पे मेहनत की, लेकिन मैंने भी रिस्पॉन्स दिया।
और वहाँ पे मैं 7th क्लास में भी टॉप रही, 8th क्लास में भी मैं टॉप रही, और 10th में मेरी मेरिट आई। अच्छा जी। और जो मैंने इंग्लिश में थोड़ी सी वीक रहती थी, इंग्लिश हमारी, जैसे हरियाणा से थे तो थोड़ा सा कभी, और आजकल तो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, स्टार्टिंग से इंग्लिश होती है, तो थोड़ा सही फ्लो रहता है बच्चों का, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था। 10th में बताया बहन जी आपने, जैसे बताया कि मेरी मेरिट आई, मतलब हर 10th के बाद या +2 के बाद हर किसी का सपना, अगर भाई मैं डॉक्टर की लाइन में जाऊंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं प्रोफेसर बनूंगी, मैं साइंटिस्ट बनूंगी, तो मतलब आपका किस प्रकार का सपना रहा उस टाइम मैं पे? 10th में ही थी तो मेरी शादी हो गई। 10th में तो उस टाइम पे आपकी शादी होगी? जी, अच्छा। मैंने 10th में पेपर दिए ही थे, मेरी शादी हो गई थी 10th क्लास में। तो वहां से स्टार्ट हुआ कि जैसे जहाँ पापा मम्मी तो अच्छी जगह पे ही अपने हिसाब से, तो बहुत अच्छी जगह पे की थी कि भाई मेरे ससुर जी थे वो भी एसआई थे, मेरे पापा भी एसआई थे दिल्ली पुलिस में, तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया था। बट वही है कि भाग्य में क्या था, वो चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, परेशानियां इतनी बढ़ती गई, 2 बच्चे भी हो गए साथ में, और वहां से 2008 में मैं वापस अपने घर आ गई। शादी कब हुई? 2000 में। सन 2000 में शादी हुई? जी। अच्छा। और 2001 में मेरे बेटा हुआ, 9वें महीने में, सितंबर में, और 2004 में मुझे बेटी हुई। अच्छा। जी। और फिर वो दिल्ली में हुई थी शादी, फिर वो गांव चले गए, उनकी मेंटलिटी इतनी छोटी थी, सोच इतनी छोटी थी कि बहू से काम करवाना है, इनको ऐसे नहीं रखना है, ये करना है, बहुत ज्यादा मतलब इनसे काम लेना है, खेत का क्यार का, इनको खाली नहीं बैठाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ करना क्या है, कि उस टाइम भाई एक अंदर जुनून तो मेरे अंदर स्टार्टिंग से ही रहा कि कुछ करना है। वो मुझे कोई भी काम देते कि गेहूं कैसे काटते हैं, भैंस का गोबर पाथना, बिटोड़ा थेपना, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं आता। देखो, शादी के बाद एक लड़की का अलग प्रकार का जीवन हो जाए, जब 18-20 साल अपने पापा की चौखट पर रह के न उसका पालन पोषण हुआ है, 18-20 साल के बाद जब उसकी शादी हुआ है, वह पराई हो जावा है, और चौखट से जब विदा हुआ है अपने पापा की चौखट से, बहुत सारे अरमान उसके होया करे हैं, भाई मैं अगले सर जाऊंगी, मैंने बहुत अच्छे पति मिले, मैंने बहुत अच्छी सास मिले, मैंने बहुत अच्छे ससुर मिले, बहुत अच्छी मैंने जेठ जेठानी मिले, देवर देवरानी मिले, बहुत बढ़िया पूरा परिवार मिले मेरे, मैं नए नए सूट पहनूं, और मैंने मतलब हर प्रकार की मेरी ख्वाहिशें जो है वो पूरी हों। तो बहन जी, आपके भी अरमान रहे होंगे, आपकी भी ख्वाहिशें रही होंगी? बचपन में शादी हो गई थी, नॉलेज थी नहीं इतनी ज्यादा, और क्या था कि नए नए सूट मिलेंगे, नए ना, जैसे बड़ी बहन की भी साथ में ही शादी हुई थी, तो मुझे भी ये था कि मेरी भी शादी करो, मुझे भी नए नए सूट पहनने हैं। इस उसमें मेरे को ऐसे रहता था, नहीं पापा मेरे भी करो, ताऊ जी मेरे भी करो, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद क्या होता है, क्योंकि कैसे उस क्या टाइम होगा। पे जैसा कि आप बता रहे हो 10th में पढ़ने के बाद शादी हुई, तो उस टाइम पे आपकी मतलब वह एज भी नहीं रही होगी, नहीं, मतलब मेरी एज बहुत कम थी, अनमैच्योर उस टाइम पे बिल्कुल। आप। आज हाँ। मेरी 40 साल हुई है, हम्म। आज बेटा बहू बेटी दामाद सब है, उनको बच्चे भी हैं, सब है आज के टाइम में, तो आप देख सकते हो मेरी क्या एज रही होगी। फिर मतलब कैसे आगे बढ़ा? वहां पे हमारे विचार नहीं मिले, लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे, उन चीजों से निकलते हुए मैंने उन चीजों से निकलते हुए मतलब पूरी कोशिश की मैंने, श्याम दाम दंड भेद लगाया कि मैं पूरा समर्पण करके अपना यहाँ निभाऊं, लेकिन सिचुएशन नहीं बनी ऐसी। पापा मम्मी जाते थे, समझा के आते थे, लेकिन तीसरे दिन फिर मारपीट, ये चीज, जो देवर थे उनकी थोड़ी सी नीयत भी अच्छी नहीं थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, उस दौर से भी मैं गुजरी हूँ जो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही। अच्छा। जी। तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि कोई भी गलत चीजें, मुझे लगता था नहीं, ये चीज नहीं, मैं अलग रह लूंगी, मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगी। मुझे ऐसा रहता था कि भाई इसी जिद के कारण ऐसी लड़ाई झगड़ों को इतना बढ़ गए लड़ाई झगड़े कि मुझे उन्होंने मेरा वो हाल कर रखा था मार पीट के। आज भी वो है मेरे पास कटिंग अखबार की, जो अखबार में आई थी, जो मेरे को इतना मारा पीटा था उन्होंने घसीट घसीट के गली में। अच्छा। तो वो आज भी मेरे पास कटिंग रखी हुई है, और जज ने आके खुद बयान लिए थे हॉस्पिटल में मेरे, जो उन्होंने मेरा हाल कर रखा था, भाई घर वाले उठा के लाए थे मुझे अच्छा वहां से। और मेरी 3 साल की बेटी थी उस टाइम पे, और बेटा उन्होंने किसी ने गांव में किसी ने छुपा लिया, 5 साल का मेरा बेटा था उस टाइम पे। तो बेटी मुझे दिख रही थी, तो मैंने रो रो के मम्मी पापा को ऐसे कर दिया कि नहीं मैं बेटी को लेके जाऊंगी। बोले नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, इनकी बेटी को पड़ी रहने दो। मैंने कहा नहीं, मैंने पैदा कर रखा है, मैं इसको लेके जाऊंगी, या मुझे भी यही छोड़ दो।
तो फिर मैं बेटी को साथ लेके आ गई, बेटा दिखा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में घर पे आए तो केस वेस हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। लेकिन वो जो देवर थे वो उसने लो कर रखी थी, वो उसने अपना गेम खेला, सारा केस ऐसे कर दिया कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। मतलब पंचायत लेके आ गए हुड्डा की, जहाँ मेरी शादी हुई थी, वहां पे इतना उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि भाई केस को नॉर्मल करके, और ना ही तो मुझे लेने आए, बोले कल लेने आ जाएंगे और तेरे बेटे से भी मिला देंगे। मैं इतनी रोई हूँ। तो एक माँ अपने बच्चे से दूर कैसे रही उस सिचुएशन में, आप समझ सकते हो। तो मतलब के लगे आप, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के आप शिकार आप खुद बताने लग रहे हो, बड़े हो, आपके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो उसका कारण क्या मानो हो बहन जी? मतलब वो तो है, सबके तकरार तो सबके घर हम हो जाया रहे हैं, लेकिन वह इतनी नौबत बढ़ना, इसका कारण क्या मानो? देखो, सबकी नियति सब अलग अलग होती है। उनकी सोच में ये था कि बस जैसे आदमी के साथ शादी कर दो, ठीक है, कर दिया। देवर जेठ कोई हाथ लगाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जिसके साथ शादी हुई है उसी के साथ तो रहना है। वो थोड़े से मेंटली टाइप के थे जो हस्बैंड थे, थोड़े इतने नहीं थे, थोड़े साइको टाइप के भी थे। जैसे भाई बोलते थे वैसे ही करते थे, थोड़ा सा इस टाइप के थे। उन्होंने बोल दिया मार इसको, तो वो मारेगा। अच्छा। हाँ, तो इस टाइप में कुछ था। अब मैं पूरा एक्सप्लेन तो कैसे करूं? देवर की वजह से ही मेरा पूरा सिस्टम खराब हुआ। फिर वहां से मतलब फिर आपका वो रफा दफा हो गया? नहीं, वहां से फिर हम आ गए कोर्टों में। मैं 16-17 साल घूमी हूँ, रही हूँ, केस चले हैं, डिवोर्स भी एक तरफा हुआ है मेरा, भाई मैंने उसका भी डाला है। और सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि मेरा जो खर्चा था, खर्चे का जो केस था, उसमें मेरे 8 लाख रुपए हो गए थे, मतलब बंध गए थे। सरकार ने उनकी जमीन नीलाम भी कर दी थी। जैसे बोलते हैं ना कि उनकी जमीन ढंडोरा पीट दो कि भाई नीलाम होएगी सरकार की तरफ से। उस टाइम उन्होंने मेरे बेटे को हथियार बना के मेरे पास भेज दिया, कि भाई तू अपनी मम्मी को ऐसे कर, बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगी। जब माँ 7 साल बाद एक बच्चे को देखती है अपने को, तो अच्छा, उसका 7 साल बाद आपके पास बेटे को मैंने देखा, शकल उसकी मैंने 5 साल का था, उसके बाद 7 साल बाद मैंने उसको देखा है। मैं स्कूलों में भी ढूंढने जाती, कौन से स्कूल में करवा रखा है, कहाँ है, ढूंढू उसको। जो सरपंच पंचायत में आया था, जिसने कहा था कि मैं तेरा बाप हूँ, उसके घर में गई, मैं कहा अंकल मुझे मेरे बेटे से मिला दो, प्लीज मिला दो बेटा। वो फिर गए, वो ऐसे हो गए, नहीं ऐसे। मैं मतलब मेरा इतने साल मेरे ऐसे ही गए हैं, मेरा तकिया पानी से ऐसे भीगा रहता था। अच्छा जी, तो नहीं हुआ। स्कूल में भी गई, एक स्कूल में पता चला कि यहाँ करवा रखा है, बेटे के पास मिल गया मुझे। तो वो जो देवर था मेरा, वो उसको ऐसे फिल्म उसके दिमाग में ऐसी बना रखी थी मेरे खिलाफ, बिल्कुल अपोजिट। नहीं, अपनी मम्मी को ऐसे बोल देना, ऐसे कर देना, वो कर देना। तो बस वो ऐसा सिस्टम बना कि सब कुछ ऐसा हो गया। मैम ठीक है, जो भगवान को मंजूर था शायद। अच्छा, उसके बाद आगे मतलब लाइफ किस प्रकार से आगे बढ़ी? उसके बाद घर पे आ गए। मम्मी, भाई मम्मी पापा की सोच, मम्मी की सोच थोड़ी सी ऐसी होती है कि भाई हम अपनी बेटी का करें या उनके बच्चों का क्यों करें, हम उनको वापस डाल। अच्छा। मैंने कहा नहीं। बोले हम तेरी कहीं और शादी कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपनी बेटी के लिए जीऊंगी। तो मैं उनसे लड़ाई करके मैंने कहा नहीं, मैं जीऊंगी। तो वहां से मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। मैंने सिलाई सीखी, क्योंकि 10 में पढ़ी हुई थी। मुझे पता नहीं था कि भाई मुझे करना क्या है जिंदगी में। मुझे ये था कि बेटी की फीस जानी चाहिए अपने दम पे। मैं मम्मी से 10 रुपए भी ना मांगू, क्योंकि आपको पता हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। हर चीज के लिए हम कहीं बाहर भी निकल रहे तो किराया भी चाहिए होता है हमें। तो मैंने अपने 10 रुपए से स्टार्ट किए हैं सूट सिलने। हरियाणवी यूज करो इसमें, पूरी हरियाणवी बोलो इसमें। मैंने 10 रुपए से सूट सिलने शुरू करे, और मैंने उसमें ये मानो कि रात को मैं सूट सिलती थी, और दिन में मैंने जैसे ITI ज्वाइन कर ली थी। अच्छा। ITI में 3 साल मैंने ITI में दिए, एडमिशन ले लिया अपना ITI में? ITI में साथ में मतलब सूट सिलन का काम और साथ में पढ़ाई का काम भी? जी। मैंने 12th भी करी, डिस्टेंस से 12th करी है, और साथ में मैंने ITI भी करी है। उसमें भी मैंने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया है कि भाई मैं BA भी हो जाएगी साथ में। मतलब रात को मैं 3 बजे तक काम करती थी, सूट सिलती थी, और दिन में मैं
ITI में जाती थी। बहन जी, इस पर इतना डिस्प्यूट होने के बाद भी मतलब माइंड एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाया करे है भाई, कुछ नहीं सूझती उसकी वही बात उसका दिमाग में आ रहा है। लेकिन आप बताने लग रहे हो इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने मतलब ITI भी करी आपने, और +2 के बाद आपने मेरे ग्रेजुएशन में। मेरे पास एक उद्देश्य था ना, हाँ। बेटी थी, अच्छा। तो जीना है इसके लिए, जीना है इसके लिए, कुछ करना है और अपने दम पे इसको ऐसे स्टैंड करना है कि कोई ये ना कहे कि हमने इसका चवन्नी का भी खर्चा किया है। तो मेरे को स्टार्टिंग से ये रहा है कि अपने दम पे, किसी और का एक चवन्नी नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर। हम खुद करेंगे, हम खुद मेहनत करेंगे, खुद ऊंचाई पे पहुंचेंगे। वो चीज स्टार्टिंग से ही दिमाग ने सेट कर रखी थी। मम्मी पापा की तरफ से ये नहीं हुआ भाई कोई बात नहीं, डिस्प्यूट तो हो जाकर है, कोई बात नहीं, घर दोबारा तो बस जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें हार दिया तो देखो, आम कहानी है, घर घर की कहानी है। हर माँ बाप कोशिश करते हैं, मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश करी है मेरा घर बसाने की, बहुत उनको समझाया भी है, लेकिन माँ बाप ने कहा कि वहां नहीं जाना है, क्योंकि वो थे नहीं इस लायक, वो नहीं थे इस लायक। कौन माँ बाप, 2 बच्चों की माँ घर बैठी है, कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने घर पे चली जाए? सभी चाहेंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई वो नहीं चाहते कि ये घर पे बैठे। और भाई है, भाभी है, कुछ टाइम बाद भाई भी एक्सपायर हो गया। अच्छा। एक और ऐसा मेंटली टॉर्चर हुआ कि भाई जवान भाई 27 साल का चला जाता है तो घर में क्या बीतती है, और उस माँ बाप के ऊपर जिसकी बेटी घर पे बैठी है। जी, फिर मतलब ये तो दुखा पर दुख, आप हिंदी बोल सकते हैं भाई, एक दुख जी बिल्कुल, खत्म नहीं एक होने दुख लग के रहा। ऊपर दूसरा दुख, दुख के तीसरा दुख, बस वो एक पहाड़ टूट पड़ा उस पे, मतलब दुखों का ऐसे पहाड़ टूट पड़ा कि जीवन ऐसे हो गया था कि कैसे जिए। हाँ सही बात है। लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में भी एक अंदर से एक विल पावर भी अपनी होती है कि भाई नहीं, जीना तो फिर भी है, ये तो डोट्स है, दुख सुख तो आते जाते रहेंगे। और मम्मी पापा का भी अच्छा मेरा सपोर्ट करा है उन्होंने मुझे कि भाई ऐसे ITI जाती थी, कभी मना नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे ये सीखना है, जा, मम्मी बेटी को रखती थी तो ही मैं कर पाती थी, तो उनका भी बहुत योगदान है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, फिर मतलब वहाँ मामला रफा दफा, वहाँ कोई केस चलता रहा कंटिन्यू, धीरे धीरे वो केस, जब बेटा 7 साल बाद आया है तो सारे केस वही खत्म कर दिए मैंने। क्योंकि एक बात बताओ, उसके पापा की जो जमीन है उसके बाद तो उसी की है, और उसमें से मैं ले रही हूँ, तो मैं अपने बेटे का ही हक छीन रही हूँ, वैसे ही उससे दूर रही हूँ मैं। तो मैंने ये सोच के, उस टाइम पे वो देवर दूर जो भी थे सब अलग अलग हो चुके थे, सबने अपने अपने घर बसा लिए थे। तो उस टाइम पे आखिर में आके मेरे परिवार को तो दिक्कत हो रही है, और तो किसी को नहीं हो रही ना, उसी को तो फेस करना पड़ रहा है ना। तो मैंने वो सब खत्म कर दिया कि भाई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे। तो एक माँ होती ऐसे सॉफ्ट है थोड़ा सा कॉर्नर कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। माँ तो माँ होया करे सच में, मतलब जिसको जन्म दे दिया उससे दूर नहीं रह सकती, जैसा कि रिंकी जी ने भी बताया है, बड़ा मार्मिक सीन उस टाइम पे बन जावा है। तो बहन जी उसके बाद मतलब आगे का जो उसके बढ़िया। बाद बच्चे ने भी बोला है हाँ। कि भाई चलो आप हमारे साथ चलो, तो मैं गई भी उनके पास रहने थोड़े दिन के लिए, मतलब मैं गई हूँ। माँ बाप ने मना भी किया है कि नहीं जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है ठीक, ये बच्चे को हथियार बना रहे हैं तेरे प्रति, ये तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ऊपर के होके कि नहीं मैं जाऊंगी। जहाँ मैंने इतना स्ट्रगल करके 7 साल में अपने आप को सेटअप किया है, घर पे अपना काम चलाया है, सिलाई का स्टार्ट किया है, जहाँ मैं रन करने लगी हूँ, और वहां दोबारा से 0 हो गई मैं, और मैं वहां चली गई रोहतक। अच्छा, छोड़ के अपनी बेटी को लेके वहां एक साल, वहां जाके भी मैंने दुर्गा कॉलोनी में एक शॉप ली है, वहां से फिर मैं 0 से स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैंने फिर दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया, वहां मैं सिलाई सेंटर खोल दिया मैंने, मैं सूट भी सिलने लगी, साथ में मौसी थी वो आ जाती थी, थोड़ी हेल्प करवा देती थी मेरी। तो वहां पे जाके भी मैंने पूरा सेट कर दिया कि भाई काम बढ़िया चलने लग गया 1 साल के अंदर। लेकिन वहां पे जो उनके पापा थे वही बता रही, दिमाग की प्रॉब्लम थी उनको, मेंटली थे वही, भाई कब मार दूं इसको, कब ये कर दूं, कब वो कर दूं, इस तरह की सिचुएशन ऐसी रहती थी। तो वहां से फिर एक स्थिति ऐसी बनी, मुझे वापस आना पड़ा। और बेटे के माइंड में भी एक पिक्चर ऐसे सेट कर रखी थी, जैसे उसकी परवरिश कर रखी थी, तो वो पेड़ बन चुका था, तो ऐसा तो था नहीं कि मैं उसको अपने हिसाब से चला पाऊं, वो चीज नहीं कर पाई मैं। तो वापिस आना ही मेरे को ठीक लगा। फिर वहां से आने के बाद फिर मैं 0 हुई। मैंने
फिर सोचा यार हिम्मत नहीं हारनी है, कोई बात नहीं, तो सिचुएशन ऐसी आई कि मैं मर ही जाऊं, पर नहीं, फिर मैंने सोचा ये लड़की भी है, कम से कम इसके लिए ही जी ले। फिर मैंने दोबारा से फिर जिसके भी पहले मैं स्टिच करती थी, धीरे धीरे कॉन्टेक्ट करने स्टार्ट किए मैंने, फिर दोबारा से उसको पट्टी पे लाइन लेके आई मैं, तो फिर स्टार्ट हो गई। अच्छा। अपने काम को दोबारा से जीरो से पहले स्टार्ट किया, वहां गई, जीरो हो गया, फिर दोबारा वहां से शुरू किया, वहां से फिर वापस आना हुआ, फिर वहां जीरो हो गई मैं। तो फिर दोबारा से मैंने हिम्मत नहीं आ रही कि भाई चलो भाई फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बहन जी वो केस वाला मतलब इतना लंबा चला, उसके बाद उसका मतलब निष्कर्ष नहीं निकला? निष्कर्ष क्या निकलना था, एक तरफा लास्ट में जैसे मैंने डिवोर्स का लगाया तो एक तरफा डिवोर्स हो गया, वो कभी पहुंचे नहीं वहां पे। जो जो इसका था अपना खर्चे वाला था, उसमें बेटे का ही हक जा रहा था, वो मैंने वैसे छोड़ दिया कि भाई मेरे बच्चे का को मैं दूं या लूं, वैसे साथ नहीं रह पाई तो मैं ऐसा भी क्यों करूं कि इसका हक में से मैं ले लूं, क्योंकि मैं खुद कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, गुड़िया को भी खिला सकती हूँ, तो क्या क्यों चाहिए मुझे। तो उसको मैंने छोड़ दिया। तीसरा जो वो वैसा केस था, उसमें भी मैंने उसकी मेंटली हालत देख के उसको भी मैंने खत्म कर दिया। अच्छा। कि चलो भाई तुम जियो अपनी जिंदगी, कोई बात नहीं, जो तुमने किया वो तुम्हारे आगे परमात्मा देख रहे हैं, या जो भी कुछ न्याय होगा वो समय बताएगा। क्योंकि आप इस मतलब दोराई मोड़ पर खड़े थे, क्योंकि एज भी ज्यादा नहीं और साथ के साथ बच्चे, कई बार तो क्यों है बच्चे नहीं हो तो आप मतलब कोई भी हो दूसरी शादी की भी सोच ले, चलो उड़ते विचार नहीं मिले या डिस्प्यूट रहे या जो भी बात रही है, जैसा कि आप बता रहे हो, हम तो पूर्ण रूप से तो क्लैरिफाई नहीं कर सकते, आपकी बातें हैं, आपके विचार हैं। तो बहन जी मतलब ये नहीं आई सोची, दिमाग में नहीं आई उस टाइम पे तो मुझे था ही नहीं कि मुझे दूसरी शादी करनी है, लेकिन एक समय ऐसा आया, दूसरी शादी का भी समय आया है। मैं फिर वहां से निकल के 2017 में मैंने यहाँ मैक्स में शॉप ली अपनी रेंट पे, यहाँ मैंने काम स्टार्ट किया, यहाँ से सही रन हुआ मेरा काम। तो भगवान की ऐसी दया रही कि मेरा खुद का फ्लैट हो गया, लोन वोन हुआ, और मेरा खुद का 6 महीने ही हुए थे मुझे यहाँ आए हुए, और मेरे पापा ने एक प्लॉट दिलवा रखा था, तो वो बेच के सारा काम वाम करवा के सब बढ़िया हो गया। उसके बाद जैसे भाई से गुड़िया का कांटेक्ट फिर होने लगा, कुछ काफी काफी साल के बाद, जैसे आजकल फिर सोशल मीडिया से कांटेक्ट हो ही जाते हैं, हमें तो इतना कमी नॉलेज रहती है मुझे तो खैर, लेकिन ऐसे उन्होंने कांटेक्ट कर लिया, भाई आने लगा, फिर मैं माँ थी, फिर मुझे लगा कि नहीं यार नहीं नहीं, बच्चा है, मेरा बच्चा है, मैं फिर भावुक हो गई इतनी ज्यादा कि आने जाने लगे। फिर गुड़िया क्या होता है कि एक एज 15-16 साल की ऐसी होती है कि उनको लगता है कि माँ हमें बाउंडेशन में रखती है, ये करती है, वहां पता नहीं कितनी आजादी होगी, तो अपने भाई के साथ अपने घर चली गई, ये 2020 की बात है। तो जब वो वहां चली गई तो वहां से तब मैं बिल्कुल टूट गई। अच्छा। जो एक इतने सालों से मैं हिम्मत बांध के अपने आप को फिर खड़ा कर रही थी, वहां जाके मैं बिल्कुल टूट गई। वहां से फिर मैं दोबारा से यूं हुआ कि सबने बोला कि अभी एज बहुत है, शादी कर ले, ये कर ले, मतलब बहुतों ने ऐसे मोटिवेट किया मुझे। फिर मेरे भी दिमाग में आया, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता था कि समाज में कहीं जाओगे, किसी की गंदी नजरों का सामना, ये वो, तो एक आदमी होना जरूरी है। तो ये सोच के मैंने शादी का डिसीजन लिया। जिस लड़के से शादी की वो लड़का भी बस ऐसा ही निकला, तो सेकंड मैरिज भी मेरी सक्सेस नहीं रही। उसमें उसकी तो इतनी दर्दनाक स्टोरी रही है कि भाई बस उसने तो मुझे हिला ही दिया। उसके बाद जो मैं आज स्टैंड हुई हूँ, परमात्मा ने मुझे उस दर्द से निकाल के और मुझे आज बहुत अच्छी लाइफ दे रखी है, और मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ। और मैं हर लेडीज को ये कहती हूँ कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी आ जाए, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं होता, और जीवन है तो सब कुछ है। वो कितने समय तक चला दूसरा सफर चला आपका? 2021 में मेरी शादी हुई थी, अप्रैल में। 2000 उन्होंने क्या किया कि मेरा ऑपरेशन, जैसे बच्चे होने का बंद करवा रखा था, शादी के बाद उन्होंने कहा कि ऑपरेशन खुलवाना। ये मेरा जो फ्लैट था वो रेंट पे दे रखा था, और मैं उनके गांव में चली गई थी, वहां से ही मैं अपने बुटीक को चला रही थी, आ रही थी। तो मैंने सोचा इस बंदे ने 2 बच्चों की माँ से शादी की है, चलो मैं इसके लिए अपना ऑपरेशन भी खुलवा देती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बहुत बोला कि खुलवाना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है।
अब माननी पड़ती है, दूसरी शादी मेरे लिए तो वही भगवान हो गए थे कि भाई ये है तो जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। तो वो भी खुलवाया, उस ऑपरेशन में इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि एक सर्जरी और करवानी पड़ गई। वो दूसरी सर्जरी हुई तो वो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हुआ, उसको 1 महीना तक खुला रखा गया, डेली ड्रेसिंग 2-2 3-3 4-4 बार होती थी पूरे पेट की। तो उसके बाद उन्होंने स्टिच लगाए, उसके बाद भी मतलब घर से भी थोड़ा-सा घरेलू हिंसा होती थी क्योंकि उनकी 2 बहनें थी, वो घर पे ही रहती थी, उनके 4 बच्चे थे, वो भी घर पे ही रहते थे। तो उनको भी ऐसे रहता था कि भी नहीं, अब ये काम की नहीं है, अब इसके साथ हमारे भाई का नहीं रहना चाहिए, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है। फिर वहाँ से भी मेरा पेन खत्म नहीं हुआ। एम्स में, फोर्टिस में, पीजीआई में, जिसने जहाँ जो बताया मैं हर जगह गई हूँ दर्द में कि मैं ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, बस अंदर से ये था कि मुझे ठीक होना है, ठीक होना है, ठीक होना है, बस। तो तीसरी सर्जरी की तैयारी हो गई कि एक सर्जरी और होएगी। उनमें डॉक्टर ने बोला कि आप हम खुला छोड़ेंगे, चाहे आप 6 महीने में ठीक हो, चाहे साल में ठीक हो, हम स्टिच नहीं देंगे क्योंकि आपको टीबी फैल गई है अंदर और यूट्रस तक फैल चुकी है और अगर हम इसको स्टिच देंगे वहीं से और फैल जाएगी। तो मैंने कहा जब अब फिलहाल बंद तो है पेट, उसके बाद तो मुझे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है घर पे, मैं अकेली हूँ, मैं करूँगी कैसे, क्या करूँगी? मैं वापस अपने फ्लैट में आ गई थी। तो वहाँ से मैंने जो ऑपरेशन मना किया डॉक्टर को, दवाई-ववाई वापस ओटी में से निकली मैं, सीधी अपने घर आई। घर आके मैंने भगवान पे समर्पण कर दिया कि भई कैसे भी रखो, कुछ भी करो। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, कुछ तो है इस दुनिया में जो इस दुनिया को चला रही है, जो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि भई हाँ, मुझे अंदर से एक विल पावर मिल रही है। तो मैंने सब कुछ दवाई-ववाई भी बाँध के फेंक दी। ना मैंने टीबी की दवाई खाई, मैंने कुछ नहीं खाया। 6 महीने जो मैं जैसे प्रेमानंद महाराज को भी मैंने सुना है, एक आचार्य प्रशांत आते हैं यूट्यूब पे, मैं उनको भी सुनती हूँ, वहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। और उनको सुन के मैंने जोश में मतलब हिम्मत नहीं हारी और मैं 6 महीने बाद जब मैंने अपना वो एमआरआई करवाया, नॉर्मल रिपोर्ट आई। तो कहाँ गई वो बीमारी? तो अपने अंदर अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो सब ठीक हो जाता है। वो अपने ऊपर होता है। देखो भाई, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा, हम नारी उत्थान की बात कर रहा। हमारा मोटिव, हमारा मकसद ये नहीं है भाई किसी के विचारों को आहत करना है या ऐसी चीज़ें दिखाना है जिससे उनके मतलब दिल को चोट पहुँचे। ये इनके अपने पर्सनल विचार हैं। हम या हमारा चैनल जो है इन बातों को जस्टिफाई तो नहीं करता, क्योंकि एक पक्ष की बात चालन लग रही है, दूसरा पक्ष जब तक नहीं लेंदे जब तक हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये अपने इनके विचार हैं। तो हम विल पावर की बात करा। हाँ भाई देखो, सिचुएशन, परिस्थितियां वो किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की भी हो सके हैं। जैसा कि इन्होंने बताया भाई, दूसरी शादी भी होगी, वो भी जो है सफल नहीं हो पाई। किसी की मतलब 3-3 शादियां भी हमने देखी, सफल नहीं हो पाती। भाई ये देखो, समय है, सारा समय का खेल है सारा। इसमें किसी का आप ज्यादा मैं तो दोष नहीं निकाल सकता, समय का सारा काम है। तो बहन जी, अगर आज के समय की बात करूं, फिलहाल की मैं बात करूं, फिलहाल आप मतलब अपने आप को किस सिचुएशन में पा रहे हो, किस स्टैंड पकड़े हो आप? आज मुझे लगता है मुझे परमात्मा का दिया सब कुछ है मेरे पास। मेरे बच्चे हैं, दोनों की शादी हो रखी है, उनको बच्चे हो रखे हैं। मैं हर तरीके से समृद्ध हूँ क्योंकि मेरी कभी नीयत और नियति गलत नहीं रही। मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि भाई अगर मेरी नीयत अच्छी थी तो आज मेरा परिवार सब जहाँ भी है खुश है। अच्छा, हाँ, ये आप अपने जीवन से खुश हो? मैं अपने जीवन से खुश, कोई किसी बहुत खुश से हूँ। किसी प्रकार की शिकायत नहीं है? नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। सब तो देख सको भाई, ये मतलब इन्होंने मंडासा खुद मारा। ये तो देखो अलग पार्ट है जिंदगी का, लेकिन आज ये बहुत अच्छा जो है अपना हुनर, जो हाथ का हुनर जिससे आप बोलिया कर रहा, वाकरण का काम कर रहे हैं। मतलब सिलाई सेंटर है इनका, सिलाई सेंटर ना बहन जी? शो बुटीक है मेरा, रिंकी फैशन के नाम से बहादुरगढ़ में बुटीक है मेरा। और मैंने फैशन शो भी करवाया है। अच्छा। और लड़कियों को, नारी सशक्तिकरण को मैंने बढ़ावा भी दिया है कि भाई कि आगे बढ़ो, हिम्मत नहीं हारनी है, कुछ ना कुछ करो, बैठो मत, करना है क्योंकि कुछ खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल। तो भाई इनके बात आपने कुकर लगी, एक कमेंट करके ना सकारात्मक जरूर बता दियो। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई, लाइक करियो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। अगर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहो तो बहन जी आप दे सको। और दर्शकों को मेरी ओर से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि
किसी भी बहन को अगर कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है और पढ़ लिख भी नहीं रही है और बहुत प्रॉब्लम में है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकती है। मैं उसको फ्री में सिलाई भी सिखाऊंगी, उसको स्टैंड भी करूंगी। देख लो भाई, जी। कांटेक्ट कर सकते हैं बहन जी से। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय नारी शक्ति।